नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जिसे दोस्तों हम आप सभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों ASI के बारे में जानते हैं। ऐसे में दोस्तों ये वर्तमान समय की सबसे चर्चित संस्थाओं में से एक है। लगातार दोस्तों आप सभी ने पिछले कुछ वर्षों में, जब से अयोध्या का मामला, ज्ञानवापी का मामला और अब संभल इत्यादि का, जामा मस्जिद का मामला उठा है, तब से एक संस्था के बारे में आप सभी ने जरूर से नाम सुना होगा, ASI के बारे में। अब दोस्तों ये ASI क्या है, कैसे काम करती है और इसके इतिहास के बारे में हम सभी यहां पर जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो में जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चैनल के माध्यम से हम लगातार आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटेंट है, आप सभी के साथ दोस्तों हम साझा करते हैं। चाहे दोस्तों वो बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित या फिर दोस्तों अन्य की बात करते हैं, तो उनसे आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको जो है दोस्तों हम एक एक करके आपके साथ जो वीडियोज हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में, अर्थात ASI के बारे में। दोस्तों इसके पहले कि हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके आपके साथ डिस्कस करें, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व जिसके द्वारा नियंत्रित एवं संचालित की जाती है, उसी संस्था का नाम है दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारत में ये सबसे हायर इंस्टीट्यूशन माना जाता है। आपके जितने भी आर्कियोलॉजिकल वर्क्स हैं उनको कंडक्ट और उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको संचालित और नियंत्रित करने के लिए। आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि हमारे आसपास के जितने भी स्मारक संरचनाएं दिखाई देती हैं, मॉन्यूमेंट्स दिखाई देते हैं, जिनका अपना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, चाहे आप ताजमहल की बात करें, चाहे आप किसी प्राचीन मंदिर की बात करें या फिर आप अन्य किसी भी पुरास्थलों की बात करें, ये सभी के सभी जो है आपके ASI अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब ASI के पास ये अधिकार है कि वह उन पुरास्थलों का संरक्षण करे और उनको जो है कि यथावत बनाए रखने की जो स्थिति है, उसका अधिकार क्षेत्र जो है ये ASI के पास हमें देखने को मिलता है। वर्तमान समय में आपने जितने भी डिस्प्यूट के विषय देखे, आपने देखा क्या कहते हैं राम मंदिर का मामला, आपने देखा ज्ञानवापी का मामला, आपने देखा संभल का मामला, आप देख रहे हैं अब जामा मस्जिद का मामला। ऐसे में आप सभी ने देखा कि जो ASI है उसके द्वारा वहां पर सर्वेक्षण किया गया और ASI को जिम्मेदारी दी गई कि आखिर बताया जाए कि ये जो आपकी संरचनाएं हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, कि क्या यहाँ पे कभी मस्जिद रही है या फिर ये मंदिरों से संबंधित संरचनाएं हैं या फिर किस प्रकार के प्रमाण मिल रहे हैं। अर्थात ASI के पास ये अधिकार क्षेत्र है कि उन सभी पुरास्थलों जहां पे कुछ अपना उनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उनको वो एक्सप्लोर कर सकती है, एक्सकेवेट कर सकती है, उनकी रिपोर्ट बना सकती है और उसकी जानकारी सरकार को दे सकती है। इसीलिए जो है आप देखते होंगे न्यायालय इन सभी के मामले में किसकी रिपोर्ट मांगती है, ASI की रिपोर्ट मांगती है और उसके आधार पे अपना क्या करती है, फैसला सुनाती है। अब यहां पे हम हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये कोई इंडिपेंडेंट इंडियन बॉडी नहीं थी, ठीक है। ये आपके ब्रिटिश काल के दौरान बनाई गई एक संस्था थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत में प्राप्त होने वाले जितने स्मारक संरचनाएं, जितने अभिलेख, शिलालेख, पुरास्थल, उनसे प्राप्त होने वाले जो चीजें हैं वह इनके नियंत्रण में हो, जिससे कि आसानी से उन चीजों के ऊपर अध्ययन का काम किया जा सके, शोध का काम किया जा सके और आने वाले समय में जो है कि एक एक करके बाकी जो जानकारियां हैं उनको कलेक्ट किया जा सके। इसीलिए ASI जो है इस समय कई सारे भागों में, अलग अलग राज्यों में जो है उनकी जो आपकी शाखाएं हैं वो आपको देखने को मिलती है।
एएसआई सबसे पहली बार यदि हम बात करते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये 1861 में, कब? 1861 में जो है इसको स्थापित किया गया था। और जो है ये 1961 में जब इसका 100 वर्ष पूर्ण हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में एक एशियन आर्कियोलॉजी के ऊपर जो है पहला कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब एच.डी. संकालिया जो कि एक बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान है, तो प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने जो है कि इन 100 वर्षों का जो इतिहास था, 1861 से 1961 का जो इनका इतिहास था, उस पुरातत्व के 100 कालों के वर्षों को प्रोफेसर संकालिया ने 3 कालों में विभाजित किया, जिसमें प्रथम काल जो पहली टाइमलाइन थी वो 1861 से 1902 का, दूसरा काल 1902 से 1944 का, और तीसरा काल 1944 से 1960 का काल था। अब एक अन्य काल भी वर्तमान में जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग चतुर्थ काल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग फोर्थ फेज कहते हैं, जो कि 1961 से टिल नाउ की बात करता है, अर्थात 1961 से वर्तमान समय तक क्या कुछ कार्य हुए भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में, ये उनकी बात करता है। तो यदि हमें एएसआई के उनके कार्यों को, उनके कार्य क्षेत्रों को पढ़ना है, तो इन 4 कालों में बांट के हम पढ़ सकते हैं। ये विभाजन किस कार्य से जो है वो दिया गया था? प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने। अब समझिएगा, इनमें से 3 जो प्रमुख काल हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि 3 कालों को उन्होंने विभाजित किया था, पहला, दूसरा और तीसरा। एच.डी. संकालिया ने जो पहला काल है, जो कि 1861 से 1902 का काल है, यह काल कनिंघम युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें, देखो बेटा इन पॉइंट्स को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्रथम काल, ठीक है, द्वितीय काल, ठीक है, और वैसे ही तृतीय काल। इन सभी कालों के अपने उपनाम हैं। जैसे पहला काल जाना जाता है कनिंघम के कार्यों के लिए, इसीलिए हम इसे कनिंघम युग भी कहते हैं। वैसे ही दूसरा काल जाना जाता है सर जॉन मार्शल के कार्य के लिए, इसीलिए हम इसे मार्शल एरा, मार्शल काल भी कहते हैं, मार्शल युग भी कहते हैं। और तीसरा काल जाता है मार्टिमर व्हीलर के कार्यों के लिए, इसे हम तीसरे एरा को व्हीलर एरा या फिर हम जो है कि व्हीलर युग के रूप में जानते हैं। तो प्रथम 3 कालों के नाम किन किन आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पे आधारित हैं, उनके ध्यान रखिएगा। पहले एलेक्जेंडर कनिंघम, इसीलिए इनको हम अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम पे कनिंघम युग पड़ा। दूसरा सर जॉन मार्शल के नाम पे मार्शल युग पड़ा, और तीसरा मार्टिमर व्हीलर के नाम पे व्हीलर युग पड़ा। अब ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो सबसे पहले हमने नाम सुना किसका? अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखिएगा, हमारा जो भारतीय पुरातत्व है बेटे, जो हमारा भारतीय पुरातत्व है, इस भारतीय पुरातत्व के जो जनक, ठीक है, या फिर पितामह कहे जाते हैं, वह कौन है? दैट इज अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, इनको भारतीय पुरातत्व के जनक या फिर पितामह के रूप में जाना जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम इज नोन टू बी द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, अब शुरुआत हम कहां से कर रहे हैं? पहले युग से कर रहे हैं, प्रथम काल से कर रहे हैं, जिसको हम लोग कनिंघम युग कह रहे हैं, जो कि 1861 से 1902 तक रहा है। 1861 से क्यों शुरुआत हो रही है? क्योंकि 1861 में पहली बार आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि 1861 में जाके किसकी शुरुआत हो रही है? जो एएसआई है उसकी स्थापना हो रही है। तो ये दोस्तों जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, ये अचानक से स्थापित नहीं हुआ, इसके पीछे भी हमारा जो पुरातात्विक कार्यों में जो प्रगति है वो देखी जाती है। और इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो आप सभी को मैं बता दूं कि पहली बार एक संस्था की स्थापना किया गया, जिसे हम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जानते हैं। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। 1784 के आसपास में इसकी स्थापना की गई थी। और किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। किसने किया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। कहां पर किया गया? कलकत्ता में जो है, कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना की गई। और यही पहला ऐसा संस्थान बनता है जहां से क्या होता है, जहां से भारतीय पुरातत्व में पहला नींव पड़ता है। और यह संस्था ऐसी संस्था थी जिसने भारतीय क्षेत्र में
जो स्मारक थे, जो एंटीक्विटीज थी, उनके कलेक्शन, उनकी रिपोर्ट बनाना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनको पब्लिश करना, इस संस्था का काम हमें देखने को मिलता है। और इसी संस्था ने आगे जाके अपनी एक पत्रिका भी प्रारंभ की, जिसमें इनके द्वारा कलेक्ट जितनी भी एंटीक्विटीज हुआ करते थे उसके बारे में रिपोर्ट देते थे, जिसका नाम क्या था, एशियाटिक रिसर्चेज था। क्या था? एशियाटिक रिसर्चेज के नाम से जो है इन्होंने पत्रिका जारी की थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो भी एंटीक्विटीज खोजे या फिर इनके द्वारा जो भी आपकी निधियां प्राप्त की गई थी, उनके लिए इन्होंने संग्रहालय की भी स्थापना की, मतलब म्यूजियम को भी जो है इन्होंने बनवाया था। ये सर विलियम जोन्स पहले जब भारत में 1783 में आए थे तो ये कलकत्ता के जो उच्च न्यायालय था उसके जज के रूप में अपॉइंट हुए थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट जो है किसमें था? इनका इंटरेस्ट जो है आपके आर्कियोलॉजिकल फील्ड में ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने संस्था की स्थापना की और आगे जाके इस पे काफी महत्वपूर्ण काम हुए। अब ध्यान रखिएगा, इसी संस्था के आधार पे और भी कई सारी जो साहित्यिक सभाएं हैं वो मद्रास, बंबई जैसे, सूरत जैसे क्षेत्रों में जो है कि उनको स्थापित किया गया था। मैंने पढ़ाया अभी डिटेल में, आप सभी जानते भी होंगे। ठीक है, और यही चीजें धीरे धीरे आगे परिवर्तित होते हुए बाद में आप देखेंगे कि 1861 में जाके एक आर्कियोलॉजी के लिए बॉडी नियंत्रित होती है, जिसे आप ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में जानने लगते हैं। तो सर विलियम जोन्स ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मौर्य शासक चंद्रगुप्त की पहचान किससे की थी? सैंड्रोकोट्स जो शब्द है जो कि यूनानी ग्रंथों में मिलता है, उससे पहचान इनकी हमें देखने को मिलती है। और इन्होंने जो यूनानी जो ग्रंथ हैं, जो आपके इंडो ग्रीक, जो आपके जो ग्रीक आपके शब्द हैं, उसमें जो पालीबोथ्रा शब्द मिलता है उसकी पहचान उन्होंने पाटलिपुत्र से किया था। ठीक है, चलिए, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। तो 100 काल में हमें जो है किसका विभाजन देखने को मिलता है? पहला काल 1861 में कनिंघम ने लॉर्ड कैनिंग को भारत के पुरातात्विक धरोहर के सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए एक स्मरण पत्र, मेमोरेंडम दिया था। किसको दिया था? लॉर्ड कैनिंग को दिया था। और कैनिंग ने ही जो है कि कनिंघम को इस कार्य को संपन्न करने का दायित्व सौंपा था। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि कनिंघम की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने ही जो अपॉइंट किया था किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अतः भारतीय पुरातत्व विभाग की परिकल्पना अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही तैयार किया था और उन्हें इस विभाग का प्रथम प्रमुख भी बनाया गया था, जब ये 1871 में पहली बार यहां पे महानिदेशक के रूप में आप इनको अपॉइंट होते हुए देखेंगे। ठीक है, अब 1861 में 47 वर्षीय कनिंघम को भारतीय जो है कि पुरातात्विक सर्वेयर नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति डीजी के रूप में 1871 में होगी। देखिए, एएसआई में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है उसको एएसआई का डीजी बोलते हैं। डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, जिसको हम लोग महानिदेशक बोलते हैं। और ये अपॉइंट होंगे 1871 में, लेकिन पुरातात्विक सर्वेयर के रूप में नियुक्त कब हो रहे हैं? 1861 में, 47 वर्ष की आयु में। लेकिन 1866 में आप देखेंगे कि अचानक से जो लॉर्ड लॉरेंस हैं, इन्होंने जो भारतीय पुरातत्व विभाग था इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। देखिए, 1861 में स्थापित हो रहा है, लॉर्ड कैनिंग इसमें सहायता कर रहे हैं। किसको नियुक्त कर रहे हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेयर के रूप में। लेकिन आप देख रहे हैं कि बाद में आ रहे लॉर्ड लॉरेंस, जिन्होंने भारतीय पुरातत्व जो विभाग है उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और 1871 में इसे ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जो है गठित किया गया था। तो एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को स्वतंत्र रूप में स्थापना कब की गई थी? 1861 में स्थापना इसको किया गया था। पहले वो पुरातत्व विभाग के रूप में जो है जाना जाता था, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के रूप में। ठीक है, और कनिंघम जब 1871 में अपॉइंट होते हैं तो वो 2000 रुपए प्रति मासिक वेतन में, पर मंथ उनकी जो सैलरी थी वो 2000 रुपए थी। सोच लीजिए वो भी कब? वो थी 1871 में। सोचिए कितना पैसा रहा होगा। इनके प्रथम महानिदेशक बने और फरवरी 1871 में कनिंघम ने कार्यभार संभाला तथा साथ ही साथ भारत आते इन्होंने अलग अलग जो कार्य क्षेत्र थे
उस पे इन्होंने कार्य करना शुरू किया। जैसे ही भारत आते हैं तो उस समय भारत की तत्कालीन जो दो सबसे महत्वपूर्ण राजधानियां थी, एक दिल्ली का क्षेत्र, दूसरा आगरा का क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लोर किया था। तो उन्होंने मुगल साम्राज्य की दो महत्वपूर्ण राजधानियां दिल्ली एवं आगरा को सर्वेक्षित किया और उसके पश्चात 1876 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने तक्षशिला के टीलों से सिकंदर के पहले भारतीय सिक्कों की जो प्राप्ति है वह इनके द्वारा किया गया था। अब देखिए, इन्होंने ऐसा नहीं कि इसके अलावा नहीं किया है, इसके अलावा 1871 से लेके अन्य कालों में इन्होंने लगातार अलग अलग जो पुरास्थल हैं, जिसमें से इन्होंने, अच्छा क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने काम किया है वह किस ग्रंथ के आधार पे, ठीक है, किस ग्रंथ के आधार पे या फिर किस पुस्तक को आइडियल मानते हुए जो है अपने कार्य को इन्होंने किया है। तो ध्यान रखिएगा उस पुस्तक कौन थे, तो जो वेनसांग थे, वेनसांग की जो यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, उस वेनसांग की यात्रा वृत्तांत, संभवतः इसका नाम जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है CU की है, उस यात्रा वृत्तांत को आधार बनाते हुए इन्होंने भारत में जो पुरास्थल हैं उनकी खोज की थी। ऐसे 3 व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखिएगा। एक है हेनरिक स्लेमन, जिन्होंने 2 बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ इलियड एंड ओडिसी, आप सभी ने सुना होगा, प्राचीन आपके काफी महत्वपूर्ण जो नगर है इससे खोजा गया, इसका नाम था ट्रॉय नगर। ट्रॉय सिटी की खोज इसी इलियड एंड ओडिसी के आधार पे हेनरिक स्लेमन ने किया था। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट इपिक्स हैं आपके इलियड एंड ओडिसी, इंग्लिश लिटरेचर के महाकाव्य कहे जाते हैं इलियड एंड ओडिसी, और उसी के आधार पे हेनरिक स्लेमन ने ट्रॉय सिटी की खोज की थी। वैसे ही यदि हम बात करें तो भारत में भी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने नगरों की खोज की थी पुस्तकों के आधार पे, जिसका नाम है रामायण और महाभारत, जिनका नाम हम लोग बीबी लाल के नाम से जानते हैं, आगे उनकी चर्चा आएगी। बृजवासी लाल, बृजवासी लाल ने रामायण और महाभारत के आधार पे जो है कि पुरास्थलों की खोज उन्होंने किया था। ठीक है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है वो किस पे कर रहे हैं, जो वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है उसके आधार पे कर रहे हैं। उन्होंने भारत में आते ही मुगलों की जो राजधानियां थी दिल्ली और आगरा, उसको सर्वेक्षण किया, और 1876 में जो है कि जो तक्षशिला का जो टीला है, तक्षशिला में 3 टीले आप सभी जानते हैं, सिरकप, सिरसुख और भीर टीला, ठीक है, सर्वेक्षण किया गया, और यहां पे जो उन्होंने अलेक्जेंडर के पहले के जो भारतीय सिक्के हैं उन्होंने उसकी प्राप्ति यहां से किया था। ठीक है, इसके अलावा कनिंघम के ही सुझाव पर जॉन फेथफुल फ्लीट, जिसको हम लोग JF फ्लीट के नाम से जानते हैं, JF फ्लीट के नाम से जानते हैं, तो जो JF फ्लीट हैं इनको 1873 में शासकीय पुरालिपिवेत्ता के रूप में नियुक्त किया गया। अब आपकी एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में शासकीय पुरालिपिवेत्ता कौन थे, तो वो थे JF फ्लीट। ठीक है, ये JF फ्लीट जो है आप देखेंगे कि आगे जाके जो कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम है उसके वॉल्यूम 3 के ये एडिटर भी बनेंगे, संपादक भी बनेंगे। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया, और कनिंघम के सुझाव पर ही लॉर्ड लिटन ने 1878 में पुरानिधि निखात अधिनियम पारित किया, जिससे आप इंग्लिश में ट्रेजर ट्रोव एक्ट कहते हैं। ये पुरानिधि निखात अधिनियम है क्या बेटे, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिएगा, पुरानिधि निखात अधिनियम कहता है कि यदि आपके पास कोई ऐसी सामान जिसका अपना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और उसकी वैल्यू मोर देन 10 रुपीज है, तो उस पे जो ओनरशिप का राइट होगा, ठीक है, उस पे जो ओनरशिप का राइट होगा, दैट ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि आपके पास कोई फाइंडिंग, कोई एंटिक्विटीज है जिसकी वैल्यू हमें कितनी दिखाई देती है, मोर देन 10 रुपीज दिखाई देती है, सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये किसको चला जाएगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको जो है यह चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कहता है, ये एक्ट कब पास किया गया, लॉर्ड लिटन ने 1878 में इसको पास किया था। वैसे ही 1885 में अलेक्जेंडर कनिंघम सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अर्थात रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक पद को समाप्त करने की भी बात की थी। ध्यान रखिएगा, ये भाई साहब ASI की स्थापना कराते हैं, प्रथम महानिदेशक भी बनते हैं, भारत में बड़ा महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन जब ये रिटायर हो रहे होते हैं 1885 में, तो कहते हैं भैया कि हम रिटायर, तो ये जो आपका DG वाला जो कॉन्सेप्ट है ना महानिदेशक वाला, इसको भी क्या करो, टाटा बाय बाय खत्म। ठीक है, क्योंकि हम नहीं तो और कोई नहीं, इनका ये कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, चलिए
इसके बाद लॉर्ड लिटन ने प्राचीन स्मारकों की देखरेख के लिए एक क्यूरेटर की भी नियुक्ति का जो प्रस्ताव है यह रखा, जिसमें भारत के सचिव द्वारा इसे पहले क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। किसने रखा था, ये लॉर्ड रिटन ने रखा था। लेकिन बाद में जब देखेंगे कि लॉर्ड रिपन के काल में क्यूरेटर का यह पद आया और 1881 में इस पद पर पहली नियुक्ति एच कोल की जो है हमें देखने को मिलती है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु इज द फर्स्ट क्यूरेटर दैट इज अपॉइंटेड बाय होम, लॉर्ड रिपन, दैट इज एच कोल की पहली नियुक्ति हमें देखने को मिलती है। हालांकि इसके पहले लॉर्ड रिपन, जो लॉर्ड लिटन हैं, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन वो जो आपके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, जो भारत के सचिव थे, उन्होंने उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। लेकिन बाद में 1881 में यह पद क्या हुआ, माना गया और इसकी जो नियुक्ति एच कोल की हमें देखने को मिलती है। और एच कोल ने जो है कि सांची स्तूप पे इसका परीक्षण भी किया था। सांची स्तूप जिसे आप सभी जानते हैं मौर्य काल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है। 3 स्तूप है, स्तूप संख्या 1 जिसको महास्तूप, फिर दूसरा स्तूप और तीसरे स्तूप में वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा कनिंघम के पश्चात 1886 में वास्तुकलाविद जिनका नाम क्या मिलता है, जेम्स बर्जेस मिलता है, यह अगले महानिदेशक बने। डीजी का पद समाप्त नहीं किया, इन्होंने सजेशन भले ही दिया कि हम रिटायर हो रहे हैं तो जो डीजी का जो आपका कॉन्सेप्ट है पद का, वो क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ। अगले जो महानिदेशक नियुक्त होता 1886 में, वो एक आर्किटेक्ट थे, वास्तुकलाविद थे, जिनका जो क्षेत्र था वो था आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये इसके एक्सपर्ट माने जाते हैं और इनको जिनका नाम था जेम्स बर्जेस, ये महानिदेशक के रूप में जो है हमें देखने को मिलते हैं। इससे पूर्व 1872 में जेम्स बर्जेस ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पत्रिका का भी संपादन किया था, जिसका नाम क्या मिलता है, इंडियन एंटीक्वेरी नाम से जो पत्रिका है उसका संपादन जो है इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें जो प्राचीन अभिलेख है वह प्रकाशित होते थे। जो आपके एंशिएंट इंस्क्रिप्शन मिलते हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो हमें क्या मिलते हैं, जो इंडियन एंटीक्वेरी पत्रिका है, जो जर्नल है, उसमें देखने को मिलती है। और 1888 में बर्जेस ने एक अन्य पत्रिका जिसका नाम क्या है, एपिग्राफिया इंडिका, इसका भी प्रकाशन शुरू किया और पुरातत्व सर्वे करा था। अब देखिए ये जो पत्रिका है ये पर 3 मंथ पे प्रकाशित होती थी। प्रत्येक 3 महीने में एक बार जो है इसका प्रकाशन देखने को मिलता है। ये आपकी एक त्रैमासिक पत्रिका जो है देखने को मिली है। अच्छा, इसमें आप लोगों को और बता दूं, एलेक्जेंडर कनिंघम ने भी एक पत्रिका स्थापित की थी, या फिर कह सकते हैं कि एक सीरीज स्थापित की थी, जिसे आप कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम के नाम से जानते हैं, जो कि आगे जाके देखेंगे कि 1877 के आसपास में जो पहली वॉल्यूम है वो आपको देखने को मिलती है। इसमें उन्होंने काम किया एलेक्जेंडर कनिंघम ने। फिर अलग अलग जो वॉल्यूम्स हैं वो अलग अलग लोगों ने क्या किया है, क्या पब्लिश किया है। जिसमें जो पहला वॉल्यूम है जिसमें एलेक्जेंडर कनिंघम का काम दिखता है, वो मौर्यकालीन जो अभिलेख है, जो मौर्यन इंस्क्रिप्शन है, खासकर अशोक एंड हिज ग्रैंडसन जो आपके दशरथ हैं, उन दोनों का जो आपके अभिलेखों का जो वर्णन है उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब फिर जेम्स बर्जेस आ रहे हैं। जेम्स बर्जेस ने 2 बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका, एक इंडियन एंटीक्वेरी और दूसरा एपिग्राफिया इंडिका प्रकाशित किया। और एपिग्राफिया इंडिका त्रैमासिक पत्रिका थी, मतलब पर 3 मंथ में एक बार ये पब्लिश होती थी। ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की पूर्व अनुमति के बिना उत्खनन करना अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब यदि कहीं पर एक्सकेवेशन का काम हो रहा है, तब यदि उसमें आपने एएसआई की अनुमति नहीं ली और उसके बिना यदि आपने एक्सकेवेशन किया तो वो अब वो इलीगल माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। अच्छा, मैं बता दूं कि जो वर्तमान समय में आप एक्सकेवेशन देखते हो, उत्खनन देखते हो, किसी न किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसी न किसी विश्वविद्यालय के द्वारा और या फिर एएसआई के द्वारा देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में पहले यूनिवर्सिटीज के पास या फिर किसी व्यक्ति या संस्था के पास एक्सकेवेशन का राइट नहीं था। ये केवल और केवल एक्सकेवेशन या फिर एक्सप्लोरेशन जो है वो एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हमें देखने को मिलता है। पहली बार जब हम एएसआई के अलावा किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जिसको कि एक्सकेवेशन का राइट मिला, दैट टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता विश्वविद्यालय को केएन दीक्षित के काल में पहली बार आप देखेंगे कि बानगढ़ का जो किला है
उसके आसपास के रीजन में एक्सकेवेशन और एक्सप्लोरेशन करने के लिए पहली बार लाइसेंस दिया गया। तो पहला ऐसा विश्वविद्यालय जिसको कि उत्खनन की जो ये छूट मिली थी या फिर उसकी जो अधिकार मिला था वो था आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है हमें देखने को मिलता है। तो आपने क्या देखा कि एएसआई के बिना अनुमति के यदि कोई एक्सकेवेशन होगा तो अवैध घोषित होगा। साथ ही साथ पुरावशेषों के आदान प्रदान पर भी रोक लगा दी गई तथा जेम्स बर्जेस के काल में उत्खनित एकमात्र स्थल मथुरा का कंकाली टीला है। अब आप जब मथुरा के कंकाली टीला को देखते हैं तो यह ध्यान रखिएगा, यह कंकाली टीला किस लिए जाना जाता है, यहां से हमें किस काल के प्रमाण मिले हैं, तो यहां से हमें जैन पुरावशेष के प्रमाण मिले हैं, जिसमें हमें जैन स्तूप का प्रमाण मिलता है। ठीक है, प्लस जो जैन मूर्तियां हैं वह हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। देखिए, हम सामान्यतः जब स्तूप पढ़ते हैं तो कोई सिंपल से व्यक्ति से पूछा जाए बेटा स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तब हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करता है स्तूप मतलब बौद्ध धर्म। देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, स्तूप बौद्ध धर्म की बात आपको क्लिक जरूर करते, लेकिन स्तूप बौद्ध धर्म से पहले भी थे और बौद्ध धर्म के बाद में भी हैं और अलग अलग धर्मों में भी दिखाई देते हैं, बस इसका स्वरूप थोड़ा बदला हुआ है। बौद्ध धर्म में स्तूप हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, उनका सबसे ज्यादा प्रचलन हमें बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है, लेकिन जैन धर्म के अंतर्गत भी स्तूप बनाए गए और बौद्ध धर्म के पहले भी स्तूप बनवाए जा रहे थे। जितने भी बड़े लोग हुआ करते थे, महात्मा, ऋषि, सम्राट हुआ करते थे, तो उनकी मृत्यु के संदर्भ में स्तूपों को निर्माण करने का जो उल्लेख है वो हमें बौद्ध ग्रंथों में इवन स्वयं बुद्ध कहते हुए देखने को मिलते हैं। जब आप महापरिनिर्वाण सूत्र पढ़ेंगे तो वहां बुद्ध स्वयं कहते हैं कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो जिस प्रकार से सम्राटों को मृत्यु के पश्चात उनके समाधि के ऊपर या फिर उनके बॉडी के ऊपर स्तूप का निर्माण किया जाता है, ठीक वैसे ही मेरी भी बॉडी को चौराहे के बीच में क्या करना, स्तूप का निर्माण करना। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था। तो उसी प्रकार जो है हमें यहां पर भी देखने को मिलता है। तो कंकाली टीला एकमात्र पुरास्थल जो कि जेम्स बर्जेस के काल में उत्खनन किया गया और यहां से हमें जैन स्तूप के प्रमाण, जैन मूर्तियों के प्रमाण जो है देखने को मिलते हैं। बर्जेस के ही सलाह पे संस्कृत भाषा, पाली भाषा और द्रविड़ भाषा के जो विशेषज्ञ हैं ई हुल्स को जो है कि पुरालिपिवेत्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। अब देखिए, एलेक्जेंडर कनिंघम ने जीएफ फ्लीट को पुरालिपिवेत्ता के रूप में नियुक्त किया था और यहां पे जेम्स बर्जेस ने किसको किया है, ई हुल्स को नियुक्त किया है। अभी जो मैंने आप लोगों को कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम बताया था, जिसकी पहली वॉल्यूम में एलेक्जेंडर कनिंघम ने काम किया है, उसी पहली वॉल्यूम को रीएडिट करने का काम या कंपोज करने का काम कहा जाता है कि ई हुल्स ने भी किया। तो यूजीसी जो है कई बार आपको एलेक्जेंडर कनिंघम को न मान के ई हुल्स को भी मानते, इसको भी बेटे दिमाग में रखिएगा। और इसी दौरान हुल्स ने एकमात्र विद्वान थे जो कि प्राचीन तमिल अभिलेखों की लिपि को पढ़ने में भी समर्थ थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि आप चले आए कहां तक, 1886 1888 के आसपास चले आए। इसके पहले एलेक्जेंडर के काल के ही समय में आप देखेंगे, ठीक है, हालांकि उसके पहले भी कि 1834 के आसपास जो जेम्स प्रिंसिप हैं, जिनको हम भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कहते हैं, ठीक है, ही इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, इन्होंने जो है कि 1834 में जो कि ये क्या हुआ करते थे, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी, ये उसके सचिव के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन इनको बाद में नियुक्त किया गया और 1834 से लेकर 1837 के दौरान इन्होंने भारत की जो ब्राह्मी लिपि है उस ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में लगाया और इसमें सफलता इनको मिली 1837 में। तो ब्राह्मी लिपि को काम किया किसने, खरोष्ट लिपि को काम किया किसने पढ़ने का, तो आपके जेम्स प्रिंसिप हैं। और यहां पे आप देख रहे हैं कि हुल्स जो हैं एकमात्र उस समय के विद्वान थे जिन्होंने तमिल अभिलेखों को पढ़ने में क्या किया था, सफलता प्राप्त की थी, मतलब कि समर्थ थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1900 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के समक्ष बोलते हुए जो लॉर्ड कर्जन है, उन्होंने कहा था कि उत्खनन एवं खोज करना, प्राचीन लिपियों को पढ़ना और उन्हें सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। और यह बात किसने कहा था, यह बात आपके लॉर्ड कर्जन ने कहा था। यह वही लॉर्ड कर्जन है जिनके शासनकाल में जो बंगाल का विभाजन आप 1905 में जाके देखेंगे। ठीक है, यह बात उन्होंने कही थी। और 1904 के
में कर्जन ने समय प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम भी पारित हुआ, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको बेटे ध्यान से पढ़ लो, याद कर लो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आता है कि ये जो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम है ये किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आया था। कब आया था? 1904 में आया था। ठीक है, कर्जन ने भारतीय रियासतों को भी बाध्य किया कि वे पुरातात्विक ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखें, क्योंकि अभी तक यह दायित्व किसका होता था कि भैया जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वही जितने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स है उसको प्रिजर्व और कंजर्व करने का काम करेगी। लेकिन जब कर्जन आते तो कहते कि आपके रीजन में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या फिर बाकी जगह के जो हैं, जो वहां के तथाकथित राजा महाराजा होते थे, तो उनको ये फोर्स किया गया कि भैया ये आपके यहाँ के जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं उनको आपका भी ये राइट बनता है, आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप उसको क्या करें? प्रिजर्व और कंजर्व करें। ठीक है, उसने पुरातत्व के वस्तुओं के संग्रह हेतु कलकत्ता का जो विक्टोरिया मेमोरियल है उसको बनवाया और एक राजकीय पुस्तकालय भी बनवाया गया जिसे ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी कहा गया। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दो बड़े महत्वपूर्ण स्थापनाएं की गई। पहला, विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया गया जो कि कलकत्ता में है, और साथ ही साथ एक आपके जो राजकीय पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है उसे भी बनवाया गया जिसे ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो और भी कई सारी जो चीजें हैं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे इसी चरण में कुछ भारतीय राज्यों ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जैसे मैसूर में, ट्रावनकोर के क्षेत्र में, जयपुर, बड़ौदा, हैदराबाद और ग्वालियर क्षेत्र में। अब देखिए, जैसे जैसे एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन का काम हो रहा था तो वैसे वैसे लोग देख रहे थे कि बड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं उत्खनन के दौरान, आपके खजानों की खोज हो रही है, तो इसमें लोगों का इंटरेस्ट जगा। तो उस समय के जितने प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, देसी रियासतें या बाकी जो होते थे, उनमें भी इनका इंटरेस्ट जगा और कर्जन का तो दबाव था ही था। इसको लेके अलग अलग जो आपके क्षेत्र से मैसूर, ट्रावनकोर का क्षेत्र, जयपुर, बड़ौदा, हैदराबाद, ग्वालियर का क्षेत्र, यहां पर भी क्या हुआ कि भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना है वह किया गया। और कर्जन ने 1902 में 25 वर्षीय सर जॉन मार्शल को अगला पुरातत्व विभाग का प्रमुख बना दिया। तो पहला आपने देखा अलेक्जेंडर कनिंघम, फिर आते हैं आपके जेम्स बर्जेस, फिर आप देख रहे हैं यहां पे किसको? सर जॉन मार्शल को। और सर जॉन मार्शल जो हैं कि यहां से दूसरे जो आपके मैंने बताया था दूसरे काल की शुरुआत हो रही है 1902 से 1944 की। ठीक है, और प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए ही सर जॉन मार्शल को महानिदेशक का पद दिया गया था, और इस पद पर नियुक्ति से पूर्व मार्शल जो है यूनान की, तुर्की की और क्रीट द्वीप में पुरातात्विक कार्यों को जो है ये कर चुके थे। ध्यान रखिएगा, अब इस काल को मैं कल पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग बता दूं कि जैसे आप देख रहे हैं कि पहला जो काल था जिसको आप लोग कनिंघम काल कह रहे हो, उस काल में पुरातात्विक कार्यों की शुरुआत हो रही है, आपके एएसआई की स्थापना हो रही है, प्रथम महानिदेशक के रूप में एलेक्जेंडर कनिंघम अपॉइंट हो रहे हैं, एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कुछ पत्रिकाओं की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, जिसको आप इंडियम इंस्क्रिप्शनम कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जेम्स बर्जेस आते हैं। जेम्स बर्जेस ने दो बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका इंडियन एंटिक्वेरी और एपिग्राफिया इंडिका की शुरुआत की। ठीक है, और उसके अलावा पुरातत्व विभाग कैसे अचानक से बंद होता है, वापस से कब शुरू होता है, या आपके उसके एक स्थायी स्वतंत्र विभाग के रूप में कब अपॉइंट होता है, तो स्वतंत्र विभाग के रूप में 1871 में अपॉइंट होता है। ठीक है, तो ये सभी कार्य जो है पहले काल में देखने को मिलते हैं। जो पहला काल है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन वाला काल है। उस काल में, पहले काल में आप देखेंगे कि कोई भी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, क्योंकि एक्सकेवेशन क्या है, एक प्योर साइंटिफिक मेथड है, लेकिन उस काल में जो पहला काल है एलेक्जेंडर कनिंघम का, उन्होंने कहीं पे भी साइंटिफिक कोई मेथोडोलॉजी अप्लाई नहीं किया है। उन्होंने जो भी जानकारी थी उनका पर्पस क्या होता था, किस पुरास्थल को खोदना है और यहां से जो भी चीजें हैं उसको हमें प्राप्त करनी। ये नहीं था कि जो साइट है उसको प्रिजर्व करते हुए, उसको रिस्टोर करते हुए चीजें हमें उसके बारे में जानी नहीं, कि एनी हाउ हमें उसकी जानकारी प्राप्त करनी, भले ही वो साइट या फिर वो आर्कियोलॉजिकल एरिया जो डिस्ट्रॉय हो जाए, उससे मतलब नहीं था। बाद के काल में जब आएंगे ये मार्शल के, तो मार्शल थोड़े बहुत
साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज के पक्षधर माने जाते हैं। तो इनके काल में थोड़ी बहुत जो आपकी वैज्ञानिक प्रविधियां हैं वो देखने को मिलेंगी। और तीसरे काल में आते आते जब आपके आएंगे मार्टिमर व्हीलर, तो वही जो है कि भारत में प्रथम ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट माने जाते हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटिग्राफी दिया इंडियन आर्कियोलॉजी को, और उनके द्वारा ही भारत में इंडियन एक्सकेवेशन में जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इंप्लाई की जाती है वो भी देन माने जाती है मार्टिमर व्हीलर की। तो इन दोनों कालों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन था, ब्रीफ जानकारी थी आप सभी के साथ। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं क्लास कैसा लगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।